नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में हमने वर्तमान पर्यावरणीय संकटों को जानने के लिए एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम 2 भाग हम पहले ला चुके हैं। आज उसी श्रृंखला के तीसरे भाग को लेकर मैं रोहित कुमार मीना आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज जो हम तीसरा भाग लेके आए हैं, ये आगामी जो हमारे भाग आने वाले हैं उनके आधारभूत परिभाषा हैं एक तरीके से, क्योंकि अगली जितने भी 3-4 वीडियोस की हम बात करेंगे उसमें हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग शब्दावलियों का बहुत प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इनके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं या क्या क्या संभावना है और किन किन क्षेत्रों में इनके प्रभाव पड़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इनको अक्सर हम टीवी चैनलों पर, डिबेट्स में, अखबारों में, अखबार के आर्टिकल्स में, आम लोगों की बातचीत में हम सुनते रहते हैं कि ये शब्दावलियों को अक्सर सुनते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अभी मार्च में बारिश हुई, अप्रैल में बारिश हुई, अभी मई के फर्स्ट वीक में बारिश हुई। लोग कहने लग रहे हैं कि क्या दुनिया आ चुकी है, क्या ज़माना आ चुका है, बारिश कब होती थी और कब हो रही है। तो इसके पीछे फिर अगर हम अखबार उठा के देते हैं कि क्यों हो रहा है, तो एक रीज़न आता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने एक सुना होगा, थोड़ी देर पहले एक घटना हुई थी कि जो दुनिया के या पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट, वहाँ पे आग लग गई थी। तो उसके पीछे क्या कारण है। इसी तरीके से हम अक्सर अखबारों में सुनते हैं कि अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ़ का क्षेत्र पिघल गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो जो भी कारण खोजेंगे उसमें एक शब्दावली आपको ज़रूर मिलेगी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं, इनको परिभाषा के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि मूलतः इनका मतलब है क्या। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो इसको एक एक चीज़ से हम ऐसे कह देते हैं कि जैसे ठीक है, किसी जगह का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया या किसी जगह का टेम्परेचर थोड़ा गिर गया, तो हम कहते हैं कि नहीं, उस जगह का क्लाइमेट चेंज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 चीज़ों में अंतर करना सीखिए, एक वेदर जिसको हम मौसम बोलते हैं, एक जलवायु। ठीक है, वेदर हम उसको बोलते हैं जो डेली की रूटीन के आधार होता है, डेली जो परिवर्तित हो रहा है, डेली जो अप डाउन्स हो रहे हैं क्लाइमेट, डेली जो वहाँ के मौसम में जो अप डाउन्स हो रहे हैं उसको हम वेदर करेंगे। ठीक है ना, वहाँ के टेम्परेचर में जो अप डाउन्स हो रहे हैं हम उसको वेदर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, वो फोरकास्ट दिखाते हैं वेदर की, तो वो वेदर की दिखाते हैं, क्लाइमेट की नहीं। अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म का होता है। ऐसा नहीं होता कि डेली बेस पे, वो एक लॉन्ग टर्म का होता है। यूजुअली माना जाता है 30 ईयर्स का, पर लोगों की आम बोलचाल की भाषा में वो 100 ईयर्स में, मतलब इस अवधि में किसी स्थान में सामान्य वहाँ के जो मौसम है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो क्लाइमेट चेंज कहलाता है। वहाँ का वो क्लाइमेट चेंज हुआ। मतलब जैसे कि हम 30 ईयर की बात करें, 30 साल की बात करें, 30 साल के अंतर्गत अगर किसी एक क्षेत्र में 30 साल के अंतर्गत अगर किसी एक क्षेत्र में सामान्य मौसम सामान्य मौसम वहाँ पे परिवर्तित हो चुका है, तो मतलब उस स्थान का क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसकी गणना के लिए हम अब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का या पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मतलब पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट जो हो रहा है ना, वो एक लंबे टाइम पीरियड में, प्लेस कौन सा हो गया, पूरी दुनिया या पूरी पृथ्वी, और टाइम पीरियड क्या हो गया, एक लंबे समय। लोगों की आम आम बोलचाल की भाषा में 100 साल ले लेते हैं कि 100 साल में पूरी पृथ्वी के तापमान में जो अंतर आ रहा है, या पूरी पृथ्वी के जो विंड्स में स्नो, जो उनकी बर्फ़ है, जो उनकी रेनफॉल है, जो उनका टेम्परेचर है, उनमें अगर परिवर्तन हो चुका है तो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की ये शब्दावली आज के टाइम पे इतनी उभर के क्यों आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। सदियों से, जब से इस पृथ्वी का उद्भव हुआ है, इस पृथ्वी ने अपना जीवन क्रम प्रारंभ किया है, तभी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तभी से क्लाइमेट चेंज होता है। परंतु वो बहुत धीरे धीरे क्रम में होता है और एक बहुत लंबी अवधि में होता है। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद ये समय सीमा बहुत घट चुकी है। बहुत कम टाइम में बहुत अधिक जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस तो है ही, परंतु मानव जनित कारणों के कारण, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स के कारण इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसने पूरी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है,
जीवन से बड़ा संकट क्या हो सकता है? अगर आपके अस्तित्व पर, आपके जीवन पर ही संकट आने लग जाए और ये आप तक सीमित ना होकर पूरी दुनिया पर ही संकट होने लग जाए, तो उससे बड़े संकट क्या हो सकता है? इसलिए इसको सदी का सबसे बड़ा संकट कहते हैं। इनको कि क्लाइमेट चेंज हुआ या नहीं हुआ, इनके पैरामीटर्स क्या है, किन किन आधारों पर नापते हैं? तो वहाँ के टेम्परेचर के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर, वहाँ की बर्फ़, अगर कहीं पे बर्फ़ जमी हुई है तो कितनी अभी जमी हुई है, कितनी नहीं है, कितनी पिघल चुकी है, वहाँ का विंड पैटर्न कितना चेंज हुआ है, उसके आधार पर इनको नापते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग, आपने पिछले वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना था। अगर नहीं पढ़ा हो और नहीं सुना हो वो वीडियो तो ज़रूर सुने उसमें। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पर जो अपना क्षोभमंडल है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो जो पृथ्वी से टकराकर इंफ्रारेड है उनको वापस पृथ्वी की तरफ ही वापस भेज देती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। तो बस वही वैश्विक तापमान है। तो ये तापमान में एक एवरेज इंक्रीज़ है, मतलब जो आपका तापमान है अगर उसमें एक औसतन उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर? पृथ्वी की सतह के पास और क्षोभमंडल में। दोबारा सुनिए, पृथ्वी की सतह के पास क्षोभमंडल में तापमान में औसत वृद्धि हो जाती है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का। अब हम जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ नेचुरल तरीके से भी निकलती है और कुछ मानव जनित कारणों की वजह से भी निकलती है, तो हम उन दोनों को जानते हैं। ठीक है ना, परंतु ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है? ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स के कारण, मानव जनित कारणों के कारण। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज हुआ या ग्लोबल वार्मिंग हुआ, इनके नेचुरल कॉज तो हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल तरीके से भी पृथ्वी अपना जलवायु भी परिवर्तन करती है और अपना वैश्विक तापमान भी बढ़ाती है। ठीक है, जैसे आप जानते हो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या पृथ्वी का एक जो परिक्रमण होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। इसी तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी होती है, ये सब नेचुरल कारण है। परंतु जो एंथ्रोपोजेनिक कारण है, जो मानव जनित कारण है, वो सब कारण है। जब हमने ग्रीन हाउस गैस पढ़ी थी, और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैसें हैं जो मानव जनित कारणों के कारण उन गैसों को निकाल रहा है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, वो सब क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी हैं। जिसको हम अगर बड़े बड़े अगर टॉपिक्स में अगर टुकड़ों में बांटना चाहें तो जीवाश्म ईंधनों का जो दहन हो रहा है, या इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस हो रही है, मतलब औद्योगिकरण जो हुआ है, या बायोमास जो होता है उनको जला रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं के तहत हमने वो सारी गैसों की बात की थी। तो आप पुनः देखिएगा उनके बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कभी भी कारणों की खोज करनी है, किन कारणों के होना है, तो आपको वो वीडियो उठा के देना पड़ेगा। उसमें नेचुरल और मानव जनित कारण देखने पड़ेंगे ना। नेचुरल में और चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, मानव जनित में वो सारे इशू ही कंप्लीट वो इंक्लूड होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या हो गया है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, दोनों की हम अल्टरनेट बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ तरीके से दोनों का प्रभाव एक ही है। ठीक है, हम सबसे पहले इसका प्रभाव देते हैं एग्रीकल्चर पर। देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात आए ना, तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन बहुत गहराई में अधिकतर सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं, यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसी में आते हैं। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई एक ऑप्शन आ जाए कि ग्लोबल वार्मिंग से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि, तो कुछ हद तक कई क्षेत्रों में पड़ता है, और उन क्षेत्रों में जहाँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो अधिकतर हाई लैटिट्यूड वाले एरिया होंगे, उच्च अक्षांश वाले एरिया। उच्च अक्षांश में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या सर्दी इतनी पड़ती है, वहाँ पे इतनी बर्फ़ जमी हुई रहती है, या इतना तापमान इतना कम रहता है कि अधिकतर फसलों को ग्रो होने के लिए सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई और फसलें हैं जिनको ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से बोला जाता है कि हाई लैटिट्यूड क्षेत्रों में कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का अधिकतर नेगेटिव ही है। अब देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज
ज़्यादा क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन परिवर्तन होकर ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। आज की स्थिति क्या होती है, आज की स्थिति क्या हो रही है, वो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्लाइमेट चेंज किस रूप में हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। ठीक है, मतलब ज़्यादा वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ये पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है, अगर हम सामान्य शब्दों में बोले। अब पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है तो क्या होगा, जो फसलें होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, फसलें क्या होती है, एक सामान्य टेम्परेचर पर ही ग्रो करती है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत प्रभावित होने लग जाती है। जो फसल का उत्पादन है वो बहुत प्रभावित होगा। अगर फसल का उत्पादन प्रभावित होगा तो आप देखिए फूड प्रोडक्शन बहुत मिसमैच हो जाएगा। जितनी लोगों की डिमांड है उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा और खाद्य संकट देश में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, पहले ही गरीबी इतनी स्तर पर है, उसमें अगर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से एक अलग तरह की परिस्थिति देखने मिल रही है। पहले क्या होती थी, बरसात एक जैसे 4 महीने का बोलते हैं कि अपन मानसून का टाइम होता है, तो वो 4 महीने में बीच बीच में बरसती थी, तो धीरे धीरे ज़मीन में पानी सोखती थी या ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ता था। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तीव्रता से बढ़ रही है या क्लाइमेट चेंज इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है कि या तो बारिश बहुत तीव्रता से होती है, इतनी तीव्रता से होती है कि फ्लड बना देती है, मतलब पूरा तरीके से बाढ़ की सिचुएशन पैदा कर देती है, या एक जगह बिल्कुल भी नहीं होती है, वहाँ पे सूखे की कर देती है, और जहाँ पे बारिश हो भी रही है वहाँ एक साथ हो जाती है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, जैसे महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में 15 दिन धीरे धीरे करके बारिश हो गई। आज के टाइम क्या होता है, वो 15 दिन की बारिश 2 दिन बरस जाती है। अब वो 2 दिन में बरस जाती है तो वो बह के निकल जाता है पानी, ज़मीन पूरा तरह से सूख भी नहीं पाता, तो वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अगर कहीं ये भी आता है कि इस समय या इस साल वो बारिश अच्छी हुई है, तो उसके पीछे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी रहता है कि एक दिन में बहुत सारी बरस गई, फिर कई दिनों का गैप ले लिया, है ना। और दूसरी तरफ एक चीज़ ये होता है कि कहीं जगह बिल्कुल नहीं बरसी, और कहीं जगह ऐसे हो रहा है कि इतनी ज़्यादा एक साथ बरस रही है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, और वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो जाती है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की जो बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, आप उसको देखिए एकदम से। अभी उड़ीसा में जो आया था चक्रवात, उसके बाद ये सब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यह भी है कि उसकी वजह से जो भूमि है, भूमि में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी पौधे के विकास के लिए या किसी भी खेती के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उनकी मात्रा में बहुत कमी आ रही है। उनकी मात्रा बहुत इफ़ेक्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि एक वो न्यूट्रिएंट्स भी एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। उस टेम्परेचर से अगर मिसमैच हो जाए तो वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते उस टेम्परेचर को। ठीक है, इसी तरीके से कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ कीट होते हैं जिनको कि फैलाव का अवसर मिल जाता है अगर ऐसी कंडीशन होती है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण उनको फैलाव का ज़्यादा अवसर मिल जाता है। फूड प्रोडक्शन की हमने बात पहले की थी। जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पिछले साल की बात है, जुलाई 2019 की। यूरोप हीट वेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि कई जगह पे इमरजेंसी तक घोषित हो गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो हीट वेव जितना मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक है उतना ही फसलों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। अब आप जानते हैं कि जो आप खाते हैं, जो आपके जीवन का आधार है, आपका खाना, उसका न्यूट्रिशंस सब एग्रीकल्चर से बंधा हुआ है। अगर एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें अगर ग्लोबल वार्मिंग से इफ़ेक्ट होती है तो आप भी खुद इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आगे मैंने मानव स्वास्थ्य का एक अलग से पोर्शन लिया है, परंतु एग्रीकल्चर की हम जब बात कर रहे हैं या आगे जो भी पॉइंट्स की बात करेंगे उस सब में अंत में मानव भी प्रभावित हो रहा है, प्लांट्स भी प्रभावित हो रहे हैं, एनिमल्स भी प्रभावित हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इस धरती पर या इस पृथ्वी पर रहने वाली सारे स्पीसीज प्रभावित हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, समुद्र के स्तर की। हम जानते हैं कि हमारे स्वच्छ जल का एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में मुख्यतः। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इतने पिघल रहे हैं कि आर्कटिक जो जगह है, आर्कटिक जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी दर दुगनी हो चुकी है। आप सोचिए, दुगनी। ठीक है ना। और जिसमें कि जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि 2005 से लेकर 2010 इस पीरियड के बीच में
रिकॉर्ड रिकॉर्ड तरीके से ये इसका जो आर्कटिक से क्षेत्र है गर्म हुआ है रिकॉर्ड क्षेत्र पे, मतलब जितना पहले होता था उससे दुगनी रेट पे हुआ है। और इसी की वजह से वहाँ पे बर्फ़ पिघलने के कारण वहाँ पे ज़मीन जैसे जैसे दिखने लगी है, वैसे वैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होने लगी है। वहाँ के जो पास के राष्ट्र हैं उस पर दावा करने लगे हैं वहाँ के ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए। तो मतलब पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है उसके कारण। परंतु उसको हम जियोपॉलिटिकल तरीके से बाद में देखेंगे। हम पहले देखेंगे कि एक ठंडे पानी, वो एक स्वच्छ पानी का इतना बड़ा स्रोत और धरती के जो तापमान को कंट्रोल करने का इतना बड़ा स्रोत इतना जल्दी और इतनी तीव्र गति से पिघल रहा है। इसके कारण क्या होता है कि समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल के समुद्र के जल स्तर को बढ़ाती है। इसके कारण समुद्र की जल स्तर से बहुत ऊंचे ना होकर या उसके सम स्तर पर जो आइलैंड्स हैं या कुछ राष्ट्र हैं उनके डूबने का खतरा बन रहा है। जो बीचेस है उनके डूबने का खतरा बन रहा है। मतलब जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो सभी प्रभावित होने वाले हैं किसी न किसी रूप में। कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, कुछ कम होंगे, परंतु सब प्रभावित होंगे कोस्टल एरिया समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से। इसके साथ ही आप जैसे ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा आपने। ग्रेट बैरियर रीफ का जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। प्रवाल भित्ति एक बहुत नेचुरल तरीके से काम करती है समुद्र की जो तरंगे होती हैं या समुद्र के जो चक्रवात होते हैं उनको रोकने की, या समुद्र के जो मैराइन की जो इकोसिस्टम होती है उसको सस्टेन करने की, या जो कोरल जो आपका समुद्र के जो किनारे पर इरोज़न होता है ज़मीन का उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से वो समुद्र के अंदर जा रही है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो प्रवाल भित्ति जो कि इतना नेचुरल सोर्स है, इतनी उपयोगिता है उसकी, वो ख़त्म हो रही है। इसी तरीके से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। हो क्या रहा है, मानव जनित कारणों के कारण CO2 बढ़ता है। CO2 जब वो एब्जॉर्ब होता है समुद्र में तो वो वहाँ H2O से क्रिया करता है, कार्बनिक एसिड बनाता है, और वो कार्बनिक एसिड बाद में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, और वो हाइड्रोजन आयन के कारण ही समुद्र का जो एसिडिक है या जो बोलते हैं हम उसका अम्लीकरण है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे पूरे वहाँ की जो समुद्र का जो इकोसिस्टम है, ये समुद्र के अंदर का जो पर्यावरण है वो पूरा चेंज होता है। अब हम बात करें वाटर सप्लाई की। ये सारे मुद्दे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सारे मुद्दे, है ना। क्योंकि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो अनछुआ रह जाए और दूसरा क्षेत्र है कि जो कि बहुत आगे ग्रो कर जाए। नहीं, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मानव जीवन के बहुत बुनियादी जो क्षेत्र हैं उन सबको छेड़ता है और उन सबको नष्ट करने पर वो है। परंतु इसका कारण खुद मानव ही है जिसने इस समस्या को इतने विकराल रूप तक पैदा कर दिया है। अब हम बात करें वाटर सप्लाई की। जैसे कि मैंने कहा था कि रेनफॉल का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो चुका है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे फ्लड्स पड़ जाता है। तो इनकी जो इंटेंसिटी है, जो फ्रिक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप सोचिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एकदम से बरसात बरस जाती है और फिर कई दिनों तक गैप लग जाता है। जो एक तरह से एक साथ बरस जाती है वो जल्दी से बहकर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन जब तक सोखेगी तब तक पानी बह जाता है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। जो रिवर्स है, जो लेक्स हैं, जो कि पीने के पानी का, खेती के पानी के लिए इनका सोर्स होती है, उसमें पानी का अमाउंट बहुत कम होता जा रहा है। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि मानव को जल कितना आवश्यक है आप जानते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं है, संभव ही नहीं है जल के बिना। अब हम बात करते हैं प्लांट्स एनिमल्स की। एक आंकड़ा है स्पीसीज़ के मामले में जो कि रिसेंटली भी आया था, कि आज के टाइम पर जो स्पीसीज़ की ख़त्म होने की, जिसको हम एक्सटिंक्शन लेवल रेट बोलते हैं या एक्सटिंक्शन रेट बोलते हैं स्पीसीज़ की, मतलब उनकी विलुप्ति की दर क्या हो रही है, वो जो नेचुरल उनकी रेट है ना उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1000 ज़्यादा गुना। मतलब अगर एक और आंकड़ा है जिसको हम बताएं तो हर साल 2000 प्रकार की स्पीसीज़ पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पूरी स्पीसीज़ का, पूरी जाति का। जैसे मानव एक जाति है, वैसे 2000 स्पीसीज़ का तो पूरी तरीके से अंत हो जाता है। ये फैक्ट्स हैं, 2018 के आंकड़े हैं, आपको बता रहा हूँ मैं इसको। इसके साथ ही जो स्पीसीज़ होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके क्षेत्र का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा ठंडे प्रदेशों की इच्छा, ठंडे प्रदेशों में रहने के हिसाब से वो कर रहे हैं। अब आप जानते हैं हर एक स्पीसीज़ अपने क्षेत्र में इकोसिस्टम को बहुत बैलेंस करने में योगदान करता है हर तरीके से। अगर वो अपने क्षेत्र को छोड़ता है तो अपने क्षेत्र के इकोसिस्टम को, उसका क्षेत्र का इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस होता है, और दूसरे क्षेत्र में जहाँ जा रहा है वहाँ भी इम्बैलेंस होता है। तो इस तरीके से बहुत, ये अंटार्कटिका में पेंगुइन किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह गए, या जो उनका बहुत क्या तो बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे वो पाए जाते थे, कैसे उस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया, ये पूरी कहानी है। इसको बारे में कभी और चर्चा करेंगे। मैंने अभी बीच में उदाहरण बताया ना, इनके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में एक बार डिस्कशन दोबारा करूँगा, ताकि आपको इंटेंसिटी पता लगे कि कितनी भयावहता आ चुकी है। ठीक है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग समस्या आ रही है। किसी प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और कोई प्लांट्स है जो कि ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके से कोरल रीफ्स की जो मैंने पहले बात की थी प्रवाल भित्ति की, वहीं पे ये दोबारा बातें हैं। मानव प्रभाव, ऊपर जब हम एग्रीकल्चर की बात की है, वाटर सप्लाई की बात की है, सी लेवल बढ़ने की बात की है, उसमें सब में मानव प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव रूप में ये सब कुछ हैं, ये फैक्ट्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कौन है? गरीब आदमी, जो ज़्यादा युवा हैं, जो ज़्यादा वृद्ध हैं, या जो किसी समुद्र की सीमा पर रहने वाले जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए पास बचाव के साधन बहुत कम हैं। या जैसे गरीब होते हैं, उनके पास बचाव के साधन बहुत कम हैं, या उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि उनको, जैसे गरीब है खेती पर निर्भर रहता है, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। जो बहुत युवा होता है या ज़्यादा वृद्ध होता है, वो बहुत सेंसिटिव एज होती है, तो उस एज में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। कोस्टल एरिया का मैंने पहले बात की। जब टेम्परेचर ऐसा मिल जाता है ना कि जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ है और अचानक तीव्रता से बारिश भी हो जाए, तो डिजीज़ बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप जानते ही हैं, है ना। इसी तरह हीट वेव्स हैं जो कि मानव स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की और बात हो रही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने पहले भी आपको बताया था एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, कि पॉजिटिव की जब भी बात आएगी तो आप एक चीज़ मान लीजिएगा, ठंडे प्रदेशों की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ठंडे प्रदेशों में जैसे हाइपोथर्मिया होता है, फ्रॉस्ट बाइट होता है, तो वो जो बीमारी होती है उनसे बचाव हो जाएगा, या उन बीमारियों के कारण जो मृत्यु होती है उनसे बचाव हो जाएगा। ठीक है। इसमें शायद मैंने, इसमें एक शब्द गलत लिखा हुआ आ गया। इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं उसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलनेस एंड डेथ रिलेटेड टू एक्सट्रीम कोल्ड में इंक्रीज। वो इंक्रीज हटा के उसको डिक्रीज कर देना। ठीक है ना, ये गलत हो गया इसमें टाइपिंग में, तो इसको डिक्रीज कर देना। अब हम लास्ट जो स्लाइड है उसकी बात करें। फॉरेस्ट होता क्या है, हमने एक बहुत बड़ा सुना होगा, उत्तराखंड या जो ऊपर के क्षेत्र हैं हमारे, उत्तराखंड हिमाचल में, वहाँ अक्सर हमारे पास खबर आती रहती है जंगलों में आग लग गई। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों से भी, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से भी आती है। अभी अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जंगल में आग लगने की संभावना बहुत तीव्रता से उसकी जो वृद्धि होती जाएगी। उसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे जंगल है उसमें सूखा, मतलब वहाँ पे सूखी पत्तियाँ गिरती जाएंगी, और सूखी पत्तियों पे जब तापमान की तीव्रता पड़ती है तो उन पे जंगल में आग लगने की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ये घटनाएं हमने बहुत कम अंतराल पे ज़्यादा सुनने को मिलेगी। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ पेस्ट, मैंने बताया था जंगल में पेस्ट फैलने की या कीट फैलने की, खरपतवार फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी क्लाइमेट चेंज होने पर। तो दोस्तों, हमने बात की क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत से हम चीज़ें खोज सकते हैं, परंतु उनका सबका आधार यही बिंदु होंगे। इस तरीके से ही प्रभावित हो रहे हैं, जो मैं अंत में वर्तमान पर्यावरण संकट पर बनाए गए सारे वीडियो में कहता हूँ। पुनः विचार कीजिए मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में। पुनः विचार कीजिए आपके आसपास जो परिवर्तन हो रहे के बारे में। हम लोग अभी भी ये नहीं सोच पा रहे हैं, या हम अभी भी ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविक में घटित हो रहा है। विकसित देश बोलते हैं कि नहीं, हम तो अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे क्योंकि हमारी विकास दर करती है।
विकासशील देश बोलते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे क्योंकि हम तो अभी विकसित ही नहीं हुए हैं। और आम लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं है। बोलते क्या हैं, वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि ये वास्तविकता में हो रहा है और ये होने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो पर्यावरण का विनाश और मानव जाति का विनाश सुनिश्चित है इस आधार पर। इसलिए जितना हो सके अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।